प्राचीन भारतीय इतिहास में आज देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। देखिए, शुरू करते हैं क्लास को। आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। कहाँ पर? आधुनिक बिहार के पटना और गया जनपदों की भूमि पर मगध, जानते हैं सारे लोग, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। इनको याद रखेंगे, क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है हर्यक वंश, इसके बाद में कौन सा आता है, ऐसे आगे देखेंगे। इस वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अच्छे से नाम याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, क्योंकि ऑप्शन में बिंबिसार और बिंदुसार दोनों रहता है ज़्यादातर, तो याद रखेंगे बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के नरेश, जिनका नाम था चंड प्रद्योत, की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा था। क्वेश्चन इसमें दो तरीके से पूछा गया है। पूछा है राजवैद्य जीवक किसके दरबार में थे या किसके शासनकाल में थे, तो बिंबिसार में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसकी चिकित्सा के लिए भेजा था, तो याद रखेंगे चंड प्रद्योत। और ये कहाँ का राजा था, ये क्वेश्चन में मिलाने के लिए पूछा गया था, तो याद रखेंगे अवंती का राजा था कौन, चंड प्रद्योत। आगे देखेंगे, बिंबिसार के बाद में उसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का उपनाम था कुड़िक, ये शासक बनता है। सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद बनता है अजातशत्रु। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। क्लियर? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की, याद रखेंगे। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, जिसको कहते थे महानंदिन। हसीन माशुका से याद रखिएगा, हसीन से हा में हर्यक वंश, सा से सुंग वंश और ना से नंद वंश। इनका क्रम याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंद वंश आता है हर्यक, इसके बाद में शुंग के। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद और इसका अंतिम शासक था घनानंद या धनानंद, जिसको हरा करके कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है घनानंद किसका, सिकंदर का समकालीन था। ये भी पूछते हैं सिकंदर किसका समकालीन था या घनानंद किसका समकालीन था, तो याद रखेंगे ये सिकंदर का समकालीन था। धनानंद लिखा है या कहीं पे घनानंद लिखा रहता है, याद रखेंगे। धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य की इसमें सहायता किसने की थी, इनके गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त ने, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे मौर्य साम्राज्य में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की तथा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनता है कौन, चाणक्य। याद रखेंगे, इसके ये सारे नाम पूछे जाते हैं। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र, जिसका विषय है राजनीति। क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है, तो अर्थशास्त्र भी इसमें रहता है और राजनीति या प्रशासन के नियम भी रहते हैं। तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से न होकर के राजनीति और प्रशासन से इसका संबंध है। और ये किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। अब देखेंगे चंद्रगुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर, ये बेबीलोन का शासक था, इसको हराकर, जिसने बाद में अपनी पुत्री कार्लेनिया या हेलेना के जिस नाम से आप लोग जानते हैं, इसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ करके उसको एरिया काबुल, अराकोसिया कंधार और पेरीपेमी दाई हेरात तथा जेड्रोसिया मकरान कुल 4 प्रांत दहेज में दिए थे। फिर से देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराता है और बाद में सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री, जिसका नाम था कार्नेलिया और उसको हेलेना के नाम से भी जानते हैं, इससे चंद्रगुप्त के साथ शादी करता है और 4 प्रांत जो है वो दहेज में देता है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। क्लियर गाइस? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसमें सारे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन एप्पीनायस ने किया है, क्वेश्चन ये पूछा गया था। सेल्यूकस का राजदूत आप लोग जानते हैं मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी इंडिका, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया कि इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने। और ऐसे ही पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक क्या है, कौन सी थी, इंडिका। और इसके बारे में पूछा जाता है इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य शासन के बारे में इससे जानकारी मिलती है।
चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था तथा जैन गुरु भद्रबाहु का यह शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में जाकर के कैसे संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के उपवास पद्धति संलेखना द्वारा हुई। अब संलेखना पद्धति क्या होती है? देखिए, जो जैन धर्म होता है उसमें अपने जीवन के अंतिम समय में जब इंसान को यह आभास हो जाता है कि वो अब उसका जीवन का ये अंतिम समय है, उस टाइम पे वो सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है। यही संलेखना पद्धति होती है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा था। आगे देखेंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आता है बिंदुसार। 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। देखिए, अब इनकी माताओं का भी और इनकी रानियों का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम मिलाने के लिए बहुत पूछे जाते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक और सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है। बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। आगे देखेंगे अशोक। बहुत ज़्यादा महान सम्राट ये होते हैं। बिंदुसार के बाद में उसका बेटा अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में। राजा बनने से पहले अशोक अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है काफ़ी बार कि राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था या कहाँ का वायसराय था, कहाँ का गवर्नर था, ऐसे भी क्वेश्चन बना है, तो याद रखेंगे अवंती उज्जैनी का ये उपराजा था। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ये देखिए, इसके जो अभिलेख हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक का नाम अशोक, इसके किस अभिलेखों में मिलता है? तो याद रखेंगे मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम पिये या देवानाम पियदसी उपाधियों से संबोधित किया गया है। अजातशत्रु को याद रखेंगे। अजातशत्रु इसका क्या नाम था? कुणिक नाम था। या ये अशोक को क्या कहा जाता था और बिंदुसार को क्या कहा जाता था? इनको याद रखेंगे ज़रूर। और सेंडोकॉट्स किसको कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ये लाइन बहुत ज़रूरी है, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग के आक्रमण का जो वर्णन है इसके 13वें शिलालेख में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद किया था? तो 8 वर्ष बाद किया था। कब किया? 261 ईसा पूर्व में किया। और कलिंग पर आक्रमण का इसका जो वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो याद रखेंगे 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी या बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थीं। याद रखेंगे, जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय को ही मानता था। क्लियर? आगे देखेंगे, जिसका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा, विश्व झोंपड़ी था। अगर क्वेश्चन पूछ ले लोमस ऋषि की गुफा किसने बनवाई, कर्ण चौपार या सुदामा, विश्व झोंपड़ी, तो याद रखेंगे अशोक ने ये बनवाई थी। ये लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक। देखिए, धर्म प्रचारक हैं, उनका क्या क्षेत्र है? सोन एवं उत्तरा धर्म प्रचारक हैं। कौन सा क्षेत्र था इनका? सुवर्ण भूमि वर्मा में गए थे। अब देखिए, बर्मा म्यांमार को किस नाम से जानते हैं? सुवर्ण भूमि। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है। महेंद्र और संघमित्रा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2500 बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो याद रखेंगे श्रीलंका भेजा था। मध्यांतिक को कश्मीर और गांधार भेजा और महारक्षित को यवन राज्य में भेजा था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के जो शिलालेख हैं उसकी खोज 1750 ईस्वी में होती टेफेंथेलर के द्वारा। ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि सारे लोग ये तो जानते हैं अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, सफलता प्राप्त की, लेकिन ये लोग जल्दी नहीं जानते कि इसके शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो याद रखेंगे 1750 ईस्वी में टेफेंथेलर ने की थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अभिलेख को, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। और रुम्मनदेई स्तंभलेख इसका सबसे छोटा स्तंभ लेख है। धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रुम्मनदेई स्तंभ लेख में किया गया। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जब
धम यात्रा करता है अशोक, तो लुम्बिनी में जाकर जहाँ वो वहाँ जाता है, अपनी धम यात्राएं करता है जहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक को महात्मा बुद्ध ने अपने पद चिन्ह रखे, जहाँ जहाँ वो गए थे या रहते थे उनसे जिस भी जगह से उनका संबंध था, तो ये सारी यात्राएं धम यात्राएं करता है। और जब ये लुम्बिनी में जाता है तो वहाँ पर भू राजस्व की दर को घटाता है और इसका उल्लेख हमको मिलता है रुम्मनदेही स्तंभ लेख में, और ये इसका सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। शरेकुना या कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या थी 5, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और 5 संख्या थी, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और जब 5 प्रांतों की संख्या थी 5, और इसमें समितियां भी इसने बना रखी थी, वो भी हम लोग देखेंगे। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण मिलता है भ्राबू या बेराट से प्राप्त शिलालेख में, क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल ये सबल प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? ब्राबू या बेराट से प्राप्त लघु शिलालेख में। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुद्ध शाक्य किसे कहा जाता है। याद रखेंगे, बुद्ध शाक्य अशोक को कहा जाता है। अशोक ने मास्की के शिलालेख में अपने को क्या कहा था? बुद्ध शाक्य कहा था। सोहगोरा ताम्र अभिलेख तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, लाइन यहाँ से क्वेश्चन बना है, फिर से देख लीजिएगा। सोहगोरा ताम्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्यों के द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। गाइज, आज की क्लास को यहीं रखते हैं, आगे की क्लास में हम इसके शिलालेख देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।